Good morning students. Today we are going to discuss about the preposition. आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर से यही प्रीपोजिशन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपने बहुत सारी प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा है। जैसे इन के बारे में पढ़ा है, एट के बारे में पढ़ा है, ऑन के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन है वो बिफोर का यूज है पढ़ेंगे। बिफोर का अर्थ होता है कि सामने के, पहले, और आफ्टर का होता है बाद में। तो इन दोनों को, ये जो अपोजिट वर्ड के शब्द होते हैं, इनका यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो, यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का यूज के सामने या इन प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में होता है। बिफोर का यूज के सामने या इन प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में होता है। जब बिफोर का अर्थ ये निकले कि के सामने, तब हम इस तरह के प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, जो एक सेंटेंस में दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर के अपना संबंध प्रदर्शित करता है, वो प्रेपोजिशन होता है। तो सबसे पहले यूज ऑफ बिफोर में बिफोर का यूज के सामने या इन प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में होता है। एक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, सी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। सी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। सी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। बिफोर यानी सामने, तो यहाँ बिफोर का मीनिंग क्या निकला? के सामने। किसके सामने? पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। तो यहाँ बिफोर का हमने यूज किया है के सामने के दृष्टिकोण से, तो के सामने के दृष्टिकोण से इसका यूज किया है, तो वो मैच हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द केस वॉज ब्राउट बिफोर द जज। द केस वॉज ब्राउट बिफोर द जज। न्यायाधीश के सामने, या केस को न्यायाधीश के सामने रखा गया या लाया गया, या उसके प्रकाश में लाया गया। केस को न्यायाधीश के सामने लाया गया। तो बिफोर का मीनिंग क्या हुआ? बिफोर का मीनिंग हुआ के सामने। द अक्यूज्ड अपीयर्ड बिफोर। द अक्यूज्ड अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। अक्यूज जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया। बिफोर का यूज से पहले के अर्थ में होता है। बिफोर का यूज से पहले के अर्थ में होता है, यानी किसी चीज़ से पहले के बारे में। कौन सी चीज़ किससे पहले? सोमवार से मंगलवार से पहले सोमवार आता है, अप्रैल से पहले मार्च आता है। इस तरीके से हम बात करें तो बिफोर का यूज से पहले के अर्थ में करते हैं। जैसे आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर। आई बिफोर का यूज से पहले के अर्थ में होता है। तो आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर। मैं ट्यूशन सेंटर जाने से पहले मैंने अपना लंच लिया। कहाँ जाने से पहले? तो से पहले के अर्थ में किसका यूज हुआ? बिफोर का यूज हुआ। द पेशेंट्स हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो बिफोर का क्या मीनिंग निकला? से पहले। तो ये बात आपका बिफोर का कंप्लीट हो गया। एक बार आप दोबारा बिफोर को कम्प्लीटली चेक कर लें। देखिए, बिफोर का यूज के सामने या इन प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में होता है। जैसे सी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। द केस वॉज ब्राउट बिफोर द जज। केस को जज के सामने लाया गया। द अक्यूज्ड अपीयर्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायाधीश महोदय के सामने उपस्थित किया गया। तो बिफोर का यहाँ मीनिंग से के सामने निकल रहा है। दूसरा जो बिफोर का यूज होता है उसका मीनिंग होता है से पहले के अर्थ में। आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर। आई टेक मील, मैंने अपना भोजन समाप्त कर लिया या भोजन ले लिया, बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन सेंटर जाने से पहले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट या मरीज है वो मर चुका था। इस तरीके से हमने ये बिफोर का यूज़ पढ़ा है। बिफोर के दो यूज़ पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग के बाद के अर्थ में। आफ्टर का प्रयोग के बाद के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। आफ्टर का प्रयोग के बाद के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। टाइम एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है समय सूचित शब्द, समय को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनके पहले होता है। जैसे ही वेंट देयर
आफ्टर 5 days, ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, वह 5 दिनों के बाद वहाँ गया। सी वेंट टू कॉलेज आफ्टर 11 AM, वह 11 बजे के बाद कॉलेज पहुँची या कॉलेज गई। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, अप्रैल जो है वो मार्च के बाद आता है। या ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, ट्यूसडे है वो मंडे के बाद में आता है। अब ये पहला जो यूज ऑफ आफ्टर है ये किसके अपोजिट होता है, बिफोर के। तो यूज ऑफ बिफोर के होता है तो बिफोर में के पहले होता है, इसमें के बाद का अर्थ होता है। दूसरा देखना, आफ्टर का यूज के अनुसार या के शैली के अर्थ में होता है। आफ्टर का यूज के अनुसार या के शैली के अर्थ में होता है। अब के अनुसार या के शैली के अनुसार इसका हम यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। These poems have been written after William Shakespeare. These poems have been written after William Shakespeare. ये कविताएं लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के बाद। किसके बाद? या These poems have been written after विलियम शेक्सपियर, या ये कविताएं जो लिखी गई है आफ्टर विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर के बाद के समय में लिखी गई है, या विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई है, या विलियम शेक्सपियर के अनुसार लिखी गई है। दीज पोइम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर, ये जो कविताएं हैं वो विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई है। दीज पोइम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर, ये कविताएं विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई है। इज दैट क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं आफ्टर का तीसरा नियम। आफ्टर का यूज फ्रेजल टर्म्स में भी होता है। आफ्टर का यूज फ्रेजल टर्म्स में भी होता है। फ्रेजल टर्म्स में होता है जैसे डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, हूप आफ्टर हूप, आफ्टर दैट, the day after tomorrow, the day after tomorrow, one after another। अगला रूल क्या कह रहे थे कि आफ्टर का यूज़ फ्रेजल टर्म्स या फ्रेजल वर्ब्स में भी होता है। हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनती हैं। यदि वो आफ्टर से भी मिलकर के बनती हैं तो वो इस तरीके से बनेगी जैसे डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, हूप आफ्टर हूप, आफ्टर दैट, द डे आफ्टर टुमारो, वन आफ्टर अनोदर। कैसे बनेगी? डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, हूप आफ्टर हूप, आफ्टर दैट, द डे आफ्टर टुमारो, वन आफ्टर अनोदर। इस तरीके से आफ्टर का यूज कुछ फ्रेजल टर्म्स में भी होता है। ये इस तरह से इसके जो रूल्स हैं वो बने। 3 तरह के रूल्स हो गए, आपने आफ्टर के पढ़े। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ विथ। यूज ऑफ विथ यानी विथ का प्रयोग से या के द्वारा। यूज ऑफ विथ यानी विथ का प्रयोग से या के द्वारा, से या के द्वारा के अर्थ में किसके साथ करते हैं? यूज ऑफ विथ, विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग से या के द्वारा, से या के द्वारा के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट या टूल, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई टूल होता है या कोई जिसको हम औजार कहते हैं, उनके अर्थ में अगर इनका प्रयोग करना होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। जैसे सी राइट्स विथ ए पेन, वह पेन से लिखती है। सी राइट्स विथ ए पेन, सी राइट्स विथ ए पेन, ये किससे लिखती है? पेन से। अब देखो सब्जेक्ट में ये सेंटेंस बना हुआ है, यदि हमने टेंस का नॉलेज है तो हम ये बात भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। अगर हम इसको देखें तो पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले इसमें सी को देखते हैं तो सी क्या बनता है? इसमें सब्जेक्ट, और ये राइट्स क्या बन रहा है? इसमें वर्ब। अब ये विथ ए पेन, पेन से लिखते ही तो ये बाकी जो है किससे लिखने का जो तरीका बता रही है, मैनर से बता रही है, तो ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गई। अब हमको पता लगाना है कि सब्जेक्ट और वर्ब यदि हमारे पास होती है तो वर्ब के अनुसार हम क्या पता लगा लेते हैं कि कौन सा टेंस है। तो टेंस को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं।
तो ये सब्जेक्ट सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। और उसके बाद ये वर्ब है राइट्स। तो वर्ब में यदि एस या ईएस लगा हुआ होता है तो वो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि एस या ईएस लगा हुआ हो तो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल। तो इस वाक्य में कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट सिंपल बन गया। ये आपने प्रीवियस क्लासों में टेंस पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ही कट्स द मैंगो विथ ए नाइफ। ही कट्स द मैंगो विथ ए नाइफ। उसने आम को चाकू से काटा। अब देखो, इसमें भी ही सब्जेक्ट है और कट वर्ब है, काटना, उसमें भी एस लगा हुआ है। तो इसमें भी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो एक बात ये भी क्लियर हो गई, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन करना हो तो वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म में एस या येस लगा हुआ हो या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द कारपेंटर कट्स द ट्रीज विथ ए एक्स। कारपेंटर ने पेड़ों को किससे काटा? विथ एन एक्स, कुल्हाड़ी से काटा। द कारपेंटर कट्स द ट्री विथ एन एक्स। कारपेंटर ने पेड़ों को विथ एन एक्स, कट विथ एन एक्स, किससे काटा? कुल्हाड़ी से काटा। तो यही उसमें इस कट के अंदर एस या येस लगा हुआ है। कारपेंटर इसमें सब्जेक्ट बन गया, अकेला कारपेंटर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब में एस या येस लग गया तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया। और ये विथ प्रीपोजिशन, विथ का अर्थ यहाँ देखो, से या के द्वारा। द कारपेंटर कट्स द ट्री विथ एन एक्स। कारपेंटर ने एक्स के द्वारा या कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा। तो के द्वारा के अर्थ में या कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। तो से के अर्थ में अपना यूज क्या था? विथ का प्रयोग से या के द्वारा। ये दो मीनिंग निकलना चाहिए, तो से निकलना चाहिए या के द्वारा निकलना चाहिए। उसी दृष्टिकोण में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद, तीन एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद इसका जो संदर्भ है वो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला बात करते हैं यूज ऑफ विथ का दूसरा पॉइंट। विथ का प्रयोग लेकर, के साथ या साथ साथ के अर्थ में होता है। ये थोड़ा सा समझने में टिपिकल है, आराम से अगर ध्यान देगा। विथ का प्रयोग लेकर, के साथ या साथ साथ के अर्थ में होता है। इन तीनों शब्दों का मीनिंग एक ही होता है। लेकर, किसी चीज़ को हम लेकर जाएंगे तो वो साथ होगा, के साथ जाएंगे तो भी वो साथ होगा, या साथ साथ होगा तो भी इसका मतलब यही है कि वो किसी के साथ में है। तो वित्त का प्रयोग लेकर, के साथ या साथ साथ के अर्थ में होता है। तो राहुल वेंट टू शिमला। राहुल वेंट टू शिमला विथ हिज वाइफ। राहुल अपनी पत्नी को शिमला साथ लेकर गया है, या राहुल शिमला अपनी पत्नी के साथ गया है। राहुल शिमला अपनी पत्नी के साथ गया है। राहुल वेंट टू शिमला विथ हिज वाइफ। राहुल शिमला अपनी पत्नी के साथ गया है, या राहुल शिमला अपनी पत्नी को लेकर गया है, या मैं ये कहूँ कि शिमला राहुल और उसकी पत्नी साथ साथ गए हैं। तो देखो, ये तीनों वर्ड्स हैं, लेकर, साथ साथ, के साथ या साथ साथ, एक ही मीनिंग में कंप्लीट हो रहे हैं। वाक्य को ढंग से देखिएगा। राहुल वेंट टू शिमला विथ हिज वाइफ। राहुल शिमला अपनी पत्नी के साथ गया है, या राहुल वेंट टू शिमला विथ हिज वाइफ, या मैं ये कहूँ कि राहुल वेंट टू शिमला विथ हिज वाइफ। राहुल शिमला में या शिमला अपनी पत्नी को लेकर गया है। तो ये इसका दूसरा जो यूज़ है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं वित्त का अगला प्रयोग। वित्त का प्रयोग, वित्त का प्रयोग के रहते हुए या के बावजूद। वित्त का प्रयोग के रहते हुए या के बावजूद के अर्थ में होता है। वित्त का प्रयोग के रहते हुए या के बावजूद, या इन स्पाइट ऑफ, अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? के बावजूद का मतलब इन स्पाइट ऑफ। वित्त का प्रयोग के रहते हुए या के बावजूद के अर्थ में, या यूं कहें इन स्पाइट ऑफ। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनना। वित्त का प्रयोग के रहते हुए या के बावजूद, इन दोनों को अंग्रेजी में कहूँ तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में होता है। मतलब किसी व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण भी होते हैं और उसके बावजूद भी उसमें कुछ कमी होती है, या बहुत सारे अच्छे गुणों के बाद भी उसमें कुछ कमी होती है। तो ये जब इस तरह से का वर्ड मीनिंग बनाना हो, इस तरह का सेंटेंस बनाना हो, तो हम विथ का प्रयोग करते हैं।
तो देखिए विथ का प्रयोग के रहते हुए, ये के बावजूद या इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, विथ ऑल हिज वेल्थ, विथ ऑल हिज वेल्थ यानी उसके संपूर्ण धन के बाद, या उसके पास काफ़ी धन है, पर्याप्त धन होने के बावजूद भी ही इज़ अनहैप्पी, उसके पास बहुत अच्छा धन है, बहुत पर्याप्त धन है, कंफर्टेबल है वो अपने लाइफ में, ही इज़ अनहैप्पी लेकिन वो खुश नहीं है। यानी विथ ऑल हिज वेल्थ यानी अपनी संपूर्ण संपत्ति के बावजूद, धन संपदा के बावजूद, ही इज़ अनहैप्पी, वह प्रसन्न नहीं है। तो देखिए अब विथ ऑल हिज वेल्थ यानी अपनी संपूर्ण संपत्ति के बावजूद या संपूर्ण संपत्ति के रहते हुए या इन स्पाइट ऑफ ही इज़ अनहैप्पी, वह खुश नहीं है या वह अनहैप्पी है। तो मीनिंग निकल गया के रहते हुए या के बावजूद या इन स्पाइट ऑफ। दूसरा एग्जांपल देख लो, विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स, विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स उसकी सभी बुरी आदतों के बावजूद, विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स उसकी सारी बुरी आदतों के बावजूद, ही इज़ ए गुड मैन, वह एक बहुत अच्छा आदमी है। देखिए विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज़ ए गुड मैन, यानी पूरी उसकी बहुत सारी बुरी आदतों के बावजूद भी या बुरी हैबिट्स के बावजूद भी, ही इज़ ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। तो विथ ऑल यहाँ पर इसका के रहते हो या के बावजूद के मीनिंग में अर्थ निकल रहा है। इसका आगे देखते हैं, विथ का यूज से के अर्थ में, यानी विथ का यूज से के अर्थ में कोज को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। वित्त का यूज से के अर्थ में कोज को यानी कारण को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। कुल मिलाकर ये कहूँ कि वित्त का यूज से के अर्थ में कारण को बताने के लिए या कोज को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखो, यंग एंड ए ब्यूटीफुल गर्ल वॉज, यहाँ एक शब्द और लिख लेना आपको, GIRL गर्ल, या A young and beautiful girl was trembling with fear. A young and beautiful girl was trembling with fear. एक युवा और सुंदर लड़की भय से, किसके कारण से? ट्रेम्बलिंग विथ भय, ट्रेम्बलिंग विथ फियर, ट्रेम्बलिंग विथ फियर, भय के कारण क्या हो रही थी? कँपा रही थी। योर आईज वर रेड विथ टीयर्स, आपकी जो आंखें हैं आंसुओं के कारण आपकी आंखें लाल हो गई है। तो किस कारण से लाल हो रही है? टीयर्स के कारण हो रही है। ये डर किसकी वजह से रही है? ये कपा किसकी वजह से रही है? ड्रग की वजह से। तो उन्होंने अपना कारण बताया। तो हम ये कह सकते हैं वित्त का यूज से के अर्थ में कारण को अभिव्यक्त करने के लिए या कारण को बताने के लिए करते हैं। जैसे ए यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल वॉज ट्रेम्बलिंग, ए यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, एक युवा और सुंदर लड़की डर के मारे कँपा रही है। योर आईज आर रेड विथ टीयर्स, योर आईज आर रेड विथ टीयर्स, आपकी आंखें आंसुओं के कारण लाल हो रखी है। इस तरीके से हमने देखो ये वित्त का प्रयोग के 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पढ़े हैं। इसके आगे भी इसके कुछ और पॉइंट बनेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले वित्त के जो 4 पॉइंट है उसको हम रिवाइज करते हैं, बाकी सब ने साथ के साथ रिवाइज होते आ रहे। वित्त का यूज, वित्त का प्रयोग से या के द्वारा, से या के द्वारा के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स या औजार के पहले होता है। शी राइट्स विथ ए पेन, तो पेन क्या है? कलम क्या है? एक औजार हो गया। तो वह कैसे लिखती है? कलम से लिखती है। ही कट्स द मैंगो विथ ए नाइफ, वह आम को चाकू से काटता है। तो चाकू क्या है? औजार हो गया, नाइफ। द कारपेंटर कट्स द ट्री विथ एक्स, तो कारपेंटर है वो किससे काटता है? पेड़ को एक्स से काटता है। वित्त का प्रयोग से लेकर के साथ साथ या साथ साथ के अर्थ में होता है। जैसे राहुल वेन टू शिमला विथ हिज वाइफ, राहुल शिमला अपनी पत्नी के साथ जाता है। फिर वित्त का प्रयोग के रहते हुए या क्या बावजूद के अर्थ में होता है। विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, वह अपने संपूर्ण धन के बावजूद, संपत्ति के बावजूद अप्रसन्न है। फिर वित्त का प्रयोग से के अर्थ में कारण को बताने के लिए होता है। जैसे ए यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, एक युवा और सुंदर लड़की भय के कारण कँपा रही है। योर आईज आर रेड विथ टीयर्स, आपकी आंखें जो है वो आंसुओं के कारण लाल हो रखी है। इस तरीके से यह आपका प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है वो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।
और वित्त के कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए हैं वो हम आगे यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे 5 नंबर से। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इसको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क के रूप में कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।